उपसभापति महोदया जी, आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर हो रही बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, इस संशोधन विधेयक को जैसे हम सब लोग जानते हैं 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा पारित कर चुकी है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़कर स्वतः ही ज्ञात हो जाता है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना तथा उसे रेल अधिनियम 1989 के अध्याय 1 के पश्चात अध्याय 1 के रूप में समाहित या अंत्यस्थापित करना है। इसका दूसरा उद्देश्य रेलवे के प्रशासनिक कामकाज और कार्य संचालन को अधिक सुगम बनाना, पारदर्शी बनाना, जवाबदेह बनाना और इस हेतु सभी 19 रेलवे के जो जोन हैं उसमें नियुक्त जीएम या कहीं महाप्रबंधक तथा इसके अंतर्गत 70 डिवीजनों में सेवारत डीआरएम अर्थात डिविजनल रेलवे मैनेजर को और अधिक स्वायत्तता तथा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यथोचित आधार पर निजी क्षेत्र की ओर से निवेश आकृष्ट करने तथा रेलवे के वित्त प्रबंधन को और बेहतर बनाने के सुझावों में लेखांकन पद्धतियों में बदलाव, यात्री किराए को तर्कसंगत बनाना, माल ढुलाई में सुधार और निजी भागीदारी के माध्यम से राजस्व को बढ़ाना शामिल है। महोदय, इस संशोधन विधेयक में लिखित वित्तीय ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने में कोई नया आवर्ती व्यय भी नहीं आने वाला है। विषय की बोधगम्यता की दृष्टि से ऐसा विधेयक पारित होने की स्थिति में रेलवे के कामकाज को समझने तथा नियमों को समझने के लिए दो अलग अलग अधिनियम जो पहले इस देश के अंदर थे, इस विभाग के अंदर थे, का अध्ययन करने की जरूरत इसमें नहीं रह जाएगी। वैसे भी किसी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए 2 या 3 अधिनियमों को अगर अलट पलट कर पढ़ना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करके और इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ने को अच्छी बात नहीं थी। इसके लिए कोई एक बेहतर विकल्प इस देश के अंदर हो, इस बात के ऊपर विचार इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। हालांकि यह अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि वर्ष 1905 में बना रेलवे बोर्ड अधिनियम मात्र एक कार्यकारी आदेश के आधार पर 120 साल से इस देश के अंदर काम चला रहा था। ये बड़े अचरज की बात है कि इतने लंबे समय तक, अब उधर से वक्ता को हम सुन रहे थे सब लोग कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते थे, भी आपको किसने रोक दिया। 120 साल से इस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर लगातार चलती रही। आपने उसमें बदलाव करने का कोई प्रयास करने का कभी विचार भी नहीं किया। और आज बड़े बड़े आप दावे करते हुए अपने समय की बातों का माननीय रेल मंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की है पूरे इस विभाग की, उसके ऊपर उंगली उठाने का भी आपकी तरफ से काम किया जा रहा है। और मैं एक बात ये कह सकता हूं कि वास्तव में रेलवे बोर्ड को विधिवत रूप से कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था इतने समय तक। अब केंद्र सरकार रेलवे बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगी तो मुझे लगता है एक व्यापक बदलाव इस क्षेत्र में होने के रास्ते खुलने की संभावना बढ़ती है। मान्यवर, साथ साथ में अच्छी बात यह भी है कि रेलवे के पारंपरिक जो संरचनागत ढांचा जो उपलब्ध है इस देश के अंदर, उससे बिना कोई छेड़छाड़ किए ही रेलवे बोर्ड को एक केंद्रीय प्राधिकरण का दर्जा मिलने वाला है। उसके सदस्यों के चयन, योग्यता निर्धारण आदि में सरकार की भूमिका यथावत
बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी और संपूर्ण व्यय है वो सामान्य बजट के अंतर्गत आवंटित रेल बजट के हिस्से से ही वहन किया जाएगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे विद्वान सदस्य कह रहे थे कि हमारे समय में अलग से रेल बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन रेल बजट तो प्रस्तुत आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक किया इस देश के अंदर, लेकिन आपने अलग से रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था क्या की? सवाल इस बात का है, देश इस बात का सवाल आपसे हर समय इस सवाल को करता रहेगा कि जो परिवर्तन 2014 से लेकर के वर्तमान में किए गए और भविष्य में किए जा रहे हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने कब किस प्रकार का विचार किया? इस संबंध में यह बात भी विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है कि विगत 20 वर्षों के दौरान मान्यवर अनेक संसदीय समितियां, विशेषज्ञों के समूह, नीति आयोग आदि ने रेलवे अधिनियम 1989 में अपेक्षित संशोधन करने हेतु केंद्र सरकार से बार बार आग्रह किया। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से जब इस प्रकार का आग्रह हो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, उसके ऊपर कोई कदम ना बढ़ाया जाए, ये इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से रेलवे अधिनियम 1989 को अपेक्षित संशोधन करने हेतु बार बार जो आग्रह किया गया था, इसके बाद जिस प्रकार के कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहुत ही कर्मशील रेल मंत्री जी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनकी हम सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आज इस प्रकार के कदमों की प्रशंसा करता है। लेकिन पूर्व में किस प्रकार से, चाहे 2001 में राकेश मोहन समिति की बात करें, डॉक्टर सैम पित्रोदा की अध्यक्षता की जो समिति थी 2012 में, उसकी बात करें, उनकी सिफारिशों के ऊपर किस प्रकार का काम हुआ, इन बातों को भी जो लोग इस विषय के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को जरा ध्यान कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें अंग्रेजी शासनकाल में बने रेलवे अधिनियम 1890 के 99 वर्ष बीत जाने के बाद भारत सरकार ने 1989 में नया रेलवे अधिनियम मान्यवर बनाया। अब उसे भी लगभग बने 36 वर्ष हो आए। बदलते परिदृश्य के साथ नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस होना एक स्वाभाविक बात है, किंतु अंग्रेजों और देशी रियासतों द्वारा संचालित मुट्ठी भर रेल कंपनियों को विनियमित करने के लिए 1905 में गठित रेलवे बोर्ड को 120 साल तक वैधानिक दर्जा दिए बिना चलाने का औचित्य मान्यवर समझ से बाहर होता है। जो काम इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ किया, इसे बहुत पहले ही रेलवे के मूल अधिनियम 1989 का अंग बना दिया जाना चाहिए था। महोदय, भले ही देर से ही सही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे कर्मशील रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए एक सार्थक पहल की जा रही है। अतः हम सभी को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता इस बात का स्वागत करती है कि इतने बड़े विभाग के अंदर आमूल चूल परिवर्तन की जो जरूरत होनी चाहिए थी, उसका हमारे रेल मंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और इसी प्रकार से अगर हम भविष्य में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हमारे नियम, विनियम और अधिनियम न केवल समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए, बल्कि भविष्योन्मुखी भी होने चाहिए, इस प्रकार की जरूरत आज महसूस होती है। आज के नए भारत में अपने दायित्वों और आत्मसम्मान को तिलांजलि देकर उपनिवेशवाद के प्रतीकों से मोह रखना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री ने जिसको स्वीकार्य नहीं किया है, चाहे रक्षा विभाग की बात करें, अनेक ऐसे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने का काम किया,
यहीं हम जहां संसद के अंदर बैठ कर के देश को आगे लेकर के जाने की चर्चा और चिंता करते हैं, इसके बहुत नज़दीक ही दशकों तक उपनिवेशवाद की याद दिलाने वाली जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटा करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके देश के गौरव बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मान्यवर, बहुत सारी बातें इस विषय में हो सकती हैं। अगर हम इसके संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि 18 फरवरी 1905 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि इसका जो गठन है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रेल बोर्ड का गठन किया गया था। तब रेल विभाग का कह सकते हैं कि शैशव काल चल रहा था, लेकिन तब से लेकर के अब तक गंगा से बहुत पानी बह चुका है। आज रेल मंत्रालय कोई साधारण मंत्रालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल संगठन बन चुका है जिसमें 12,30,000 कर्मचारियों को लगभग रोजगार देने का काम होता है। यह विभाग औसतन प्रतिदिन 2.5 करोड़ सवारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और यात्री सेवा के माध्यम से लगभग 26% अपना राजस्व भी अर्जित करता है। दूसरी ओर सामान ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जन करने की दर लगभग 67% के आसपास है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट की अगर मान्यवर हम बात करें, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन नामक संस्था के अनुसार भारतीय रेल का सबसे सबल पक्ष यह है कि इस क्षेत्र में मांग बहुत अधिक है, क्योंकि देश के बहुत सारे हिस्सों में आज भी विस्तार की बड़ी गुंजाइश है। आज भी अलग अलग सांसद महोदयों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में विस्तार की मांगें आती हैं और विस्तार की अपार संभावना भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और यह संस्था ये दावा करती है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर रेल परिवहन गतिविधियों में अकेले भारत की 40% हिस्सेदारी हो जाएगी। और उनका दावा यह भी है मान्यवर कि भारत सरकार का यह भी लक्ष्य है कि 2047 तक, जब देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं और देश की जनता भी उनके साथ ताल से ताल मिला करके एक बात कहती है कि हमारा देश विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा, उस समय तक यानी कि 2047 तक 100 शहरों में 5,000 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क स्थापित करना है। इस प्रकार के अनुमान आज लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में यह नेटवर्क लगभग 1100 किलोमीटर का है मान्यवर, जो कि केवल 23 शहरों तक सीमित है। यदि इसी गति और पैमाने पर काम चलता रहा तो आगामी केवल 22 वर्षों से पहले ही यह लक्ष्य साकार हो सकता है। इस प्रकार की कर्मठता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मान्यवर काम कर रही है। कुल मिलाकर उनका अनुमान, मुझे लगता है जिस प्रकार की रिपोर्ट मैंने संस्था की चर्चा की है, यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। अगस्त 2024 में एसोचैम तथा टिसिल नामक रेटिंग एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे फॉर विकसित भारत नामक लेख में भी रेलवे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता तथा इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं के ऊपर मान्यवर प्रकाश डाला गया है। अक्सर कहा जाता है कि देश के कोने कोने में सेवा देकर प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों और अथाह सामान का यातायात करने वाली भारतीय रेल की भूमिका हमारे शरीर में खून का संचरण करने वाली धमनियों के समान है। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मान्यवर, रेल विभाग की बहुत सारी बातों के ऊपर विपक्ष के लोग चिंता करते दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार ये बात भूल जाते हैं कि आज हमारे देश के अंदर कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़े ऊंचे पुलों में से शुमार एक पुल जो चेनाब नदी के ऊपर बना है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है,
ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार के काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर हम सब लोगों को दिखाई देती है। कई बार मान्यवर रेल की क्षमता के ऊपर बात की जाती है। समाप्त करें। मान्यवर समाप्त कर रहा हूं मैं। मेरा मेडन स्पीच है, अगर मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। आप बड़े दरियाल दिल आदमी हैं माननीय सभापति महोदय जी। देखिए, अभी हमने देखा, अभी मान्यवर हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला इस देश के अंदर प्रयागराज के अंदर लगा। उस मेले के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश से श्रद्धालुओं को लेकर के आने की गई, और जिस अच्छी व्यवस्था के तहत लोग वहां तक पहुंचते थे, लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था मान्यवर, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हम दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, रेलवे में ने हमें इतनी बड़ी सुविधा दी, और उसके बारे में ये भी कहा बेशक कितना भी रस किसी ट्रेन में हो, उनको बिल्कुल पूरे आनंद के साथ वो लोग पहुंचे। और लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जो वहां पहुंचे, उसमें बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा था जो रेलवे के माध्यम से वहां पर पहुंचा, और 13,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई, जो इस देश के अंदर बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। मान्यवर, इससे पहले हमने देखा कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय श्रद्धालुओं को वहां लेकर के जाने के लिए 1,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई, जो हमारे रेलवे के मजबूत ढांचे की तरफ इशारा करती है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं एक धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय रेल मंत्री जी का, कि इन्होंने इस बजट के अंदर हरियाणा प्रदेश को विशेष उपहार देते हुए 3416 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए हैं। ये हम सब लोगों के लिए, खास करके हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, ये भी कहना चाहूँगा। और मैं अश्विनी वैष्णव जी यहाँ उपस्थित है, हमारे माननीय रेल मंत्री जी, उनका हृदय की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनके प्रयासों के कारण से 31 मार्च 2025 को मेरे ही गृह राज्य हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी की शुरुआत सोनीपत से लेकर के जींद तक होने जा रही है। ये देश के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव मान्यवर हमारा आने वाला है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के पारित होने से वो सभी कानून वो प्रशासनिक सुधार संभव हो पाएंगे, जो भविष्य में भारतीय रेलवे को विश्व पटल पर सर्वोत्तम रेलवे बनाने का काम वो करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिल करके दलगत भावना से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करें, उसे पारित करें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।